नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। ब्रेकिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग बुलेटिन का आगाज करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी की तारीफ की गई। उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की, व्यापार और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की है। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतरीन दोस्त भी बताया है। ट्रंप ने पीएम मोदी को दिवाली की भी बधाई दी है। तो बता दें कि फोन कॉल पर यह चर्चा हुई है। दिवाली की शुभकामनाएं भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दी गई। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी को अपना एक बेहतरीन दोस्त बताया है। पीएम मोदी की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। बता दें कि फोन पर दोनों के बीच बातचीत हुई। व्यापार और क्षेत्रीय शांति पर दोनों के बीच जो है विस्तार से चर्चा हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को दिवाली की बधाई दी गई है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को अपना एक बेहतरीन दोस्त बताया है। और वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है। आपके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि दिवाली की शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद। हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहें, आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहें। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं और कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। और इसके बाद पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है। उनकी ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध हम एकजुट रहें और हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहे। मोदी और ट्रंप की बातचीत पर हमलावर है विपक्ष। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान आया। मोदी ट्रंप की बातचीत को लेकर बोले हैं जयराम रमेश। कहा, ट्रंप ने केवल दिवाली की शुभकामनाएं दी। मोदी जो कुछ छिपाते हैं ट्रंप उसे उजागर करते हैं। हमें ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी मिली। तो मोदी और ट्रंप के बीच पे फोन पर जो है बातचीत हुई है। दिवाली की भी शुभकामनाएं दी गई हैं। इसको लेकर विपक्ष अब मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। जयराम रमेश का बयान आया। मोदी और ट्रंप की बातचीत को लेकर बोले जयराम रमेश। कहा कि ट्रंप ने केवल दिवाली की शुभकामनाएं ही दी हैं। मोदी जो कुछ भी छिपाते हैं ट्रंप उसे उजागर करते हैं। कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप से पता चला। तो कांग्रेस अब लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। जयराम रमेश का बयान आया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है और जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी को सिर्फ दिवाली की शुभकामनाएं ही डोनाल्ड ट्रंप ने दी हैं। मोदी जो कुछ भी छिपाते हैं डोनाल्ड ट्रंप उसे उजागर कर देते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बोलते हुए नजर आए। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी हमें डोनाल्ड ट्रंप से ही जानकारी मिली थी। ये बात सही है कि आज प्रधानमंत्री ने आखिरकार स्वीकारा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बात हुई थी, पर सिर्फ यही कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, बस उतना ही कहा है। पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छिपाते हैं वहीं खुलासा राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। 10 मई को पहली बार जानकारी हमें मिली कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया है। कहां से आया वो जानकारी? हमें वॉशिंगटन से मिली 5:30 बजे शाम को, आपको याद होगा 10 मई को। तो पहली खबर हमें वॉशिंगटन से मिलती है, प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुनते नहीं हैं। ये बात सही है। और ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। केरल में एक बड़ा हादसा टला है। केरल दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हेलीपैड धंस गया। बता दें कि पतनमथिट्टा जिला पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ब्रह्मदम स्टेडियम में हेलीकॉप्टर उतारा था। लैंडिंग के दौरान हेलीपैड का एक हिस्सा धंस गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। हेलीकॉप्टर को धंसे हुए हिस्से को जो है बाहर निकाला गया। आज केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कई कार्यक्रम हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर है। वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से केरल पहुंची हैं और जब हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तो हेलीपैड का एक हिस्सा धंस गया था। बता दें कि एक बड़ा हादसा होते होते टला। हालांकि पुलिस की जो टीमें थी वो मौके पर पहुंची। केरल के दौरे पर पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हेलीपैड धंस गया। बता दें कि पतनमथिट्टा जिला पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ब्रह्मदम स्टेडियम में हेलीपैड
का जो एक हिस्सा है वो धंस गया। रमदम स्टेडियम में हेलीकॉप्टर को उतारा था। लैंडिंग के दौरान हेलीपैड का एक हिस्सा धंस गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने हेलीकॉप्टर के धंसे हुए हिस्से को बाहर निकाला। और बता दें कि आज राष्ट्रपति के केरल में कई कार्यक्रम हैं। वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से केरल पहुंची थी, लेकिन गनीमत रही वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। एक बड़ा हादसा होते होते टला है। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव को लेकर सियासत काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो दोनों आमने सामने हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा उन्होंने किया है। जीविका दीदियों को लेकर उन्होंने घोषणा की है। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। वेतन को हम 30,000 रुपए प्रति माह करेंगे। जीविका दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो अब तमाम जो दावों का सिलसिला है वो दोनों ही पार्टियों की ओर से, तमाम जो राजनीतिक पार्टी है सभी की ओर से जारी है। तेजस्वी यादव की ओर से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। आगे बढ़ते खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब होती जा रही है। गैस चैम्बर में दिल्ली एनसीआर तब्दील हो चुके हैं। बता दें कि कल रात भी जमकर पटाखे जले। 36 जगहों पर 300 के पार AQI दर्ज किया गया। पंजाबी बाग, वजीरपुर में हालत बेहद खराब है। दोनों जगहों पर AQI 400 के पार है। फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन ज्यादा है। लोगों को गले में इन्फेक्शन की शिकायत है। सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। ये 4 तस्वीरें हैं दिल्ली से। अक्षरधाम, एम्स, ITO, धौलाकुआं, जहां पर हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद खराब होती हुई जो है इन दिनों फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि दिवाली का भी मौका रहा। दिवाली के मौके पर खूब लोगों ने पटाखे जलाए और पटाखे जलाने के बाद जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। कई जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। कई जगहों पर 300 या 350 के आसपास जो है AQI दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें, परेशानी हो रही है। गले में इन्फेक्शन की शिकायत भी लोगों को है। दिल्ली एनसीआर में हवा का जो स्तर है वो बेहद खराब होता जा रहा है और इसी को लेकर पहले भी गाइडलाइंस जारी की गई थी। ग्रैप 1, ग्रैप 2 के जो नियम है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से जारी किए गए थे। दिवाली के मौके पर हालांकि ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वायु का जो स्तर है, जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। तो इस प्रदूषण की वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी बेहद कम है। अक्षरधाम, एम्स, ITO, धौलाकुआं की तस्वीरें हैं दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो साथ लगते ज़िले हैं, जो हरियाणा के ज़िले हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित हैं। देखो, साइकिलिंग चलाते टाइम ऐसा तो नहीं है कि देखो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि पॉल्ट हो ही रखा है एयर, मतलब पूरी क्वालिटी अभी ख़राब हो ही रखी है इस टाइम पे। दिवाली के बाद हो ही जाती है, ऑब्वियस सी बात है। बट ये है कि अगर हम अपना बाहर व्हीकल्स पॉल्यूटेड वाले निकालना थोड़ा अवॉइड करेंगे, घर से बाहर निकलो मास्क लगा के चलो, अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो हो ही जाएगा टेम्परेचर ठीक है, मतलब थोड़ी बाद एयर क्वालिटी अच्छी हो ही जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो बाकी यही है, वरना बाहर तो सुबह जाएंगे, वॉक के लिए निकलना ही पड़ता है। ये सब चीज़ें ही है बस, अगर ये सब चीज़ें देख लेंगे, देख के चलेंगे तो ये सब चीज़ें हो ही जाएगी ठीक। मैं यहीं दिल्ली से हूँ और यहाँ पे तकरीबन वीकेंड पे आता ही हूँ। अभी छुट्टियाँ बढ़ रही हैं तो साइकिलिंग के लिए आए हैं और अभी फिलहाल थोड़ा सा मौसम ख़राब है
अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी भी कम है। बाकी दिवाली के बाद थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया दिवाली को। तो बाकी ओवरऑल हर साल की तरह ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है नहीं। फ़िलहाल तो कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, कोई सांस भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी विजिबिलिटी में है कि अगर थोड़ा सा और अगर विजिबिलिटी अच्छी हो जाए तो देखने में थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी डाउन है। और ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते बात करते अकील अख्तर मौत मिस्ट्री की। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत का मामला सामने आया था। मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। पंचकूला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने मामले को लेकर जानकारी दी है। मामले को देखते हुए एसआईटी भी बनाई गई है, जो कि गहनता से इस पूरे मामले की जांच करेगी। मृतक अकील अख्तर के मोबाइल और सोशल मीडिया के वीडियो की भी जांच होगी। मृतक अकील अख्तर के पिता पूर्व डीजीपी समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 103, 1 और 61 के तहत केस दर्ज किया गया है। जल्द विसरा रिपोर्ट आने पर मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करेगी। तो अकील अख्तर की मौत मिस्ट्री को लेकर पुलिस गहनता से जांच करे। एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। पूर्व डीजीपी और उनके साथ ही 4 लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच गहनता से जारी है। डीसीपी का कहना है कि हर एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। जो भी सोशल मीडिया पर या फोन में से जो वीडियोस बरामद हुए अकील अख्तर के, उनको लेकर भी जांच की जाएगी। मामले को देखते हुए एसआईटी भी एक बनाई गई है। मृतक अकील अख्तर के मोबाइल और सोशल मीडिया के वीडियोस की भी जांच होगी। मृतक अकील अख्तर के पिता पूर्व डीजीपी समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 103, 1 और 61 के तहत केस दर्ज किया गया है। जी मैम, एक एफआईआर दर्ज हुई है सुनना है, जिसमें पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं, उनके खिलाफ ये क्या है पूरा मामला, किन-किन धारा के तहत किन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं? मैम, ये जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। फिर जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हमने पोस्टमार्टम करा के फैमिली को बॉडी हवाले कर दी थी। तो अगले दिन एक कंप्लेंट रिसीव हुई, जिसमें ये एलिगेशन लगाई गई कि फैमिली मेम्बर्स का कुछ रोल रहा होगा इनकी डेथ में। तो वहीं अब इस मामले को लेकर मोहम्मद मुस्तफा का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बड़ा बयान आया। आरोपों को लेकर बोले हैं मोहम्मद मुस्तफा। कहा कि अकील मानसिक रूप से बीमार था, नशे का आदी था अकील। पूर्व पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी है। तो उनकी ओर से जो है ये जानकारी दी गई है कि उनका जो बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई है अकील, वो मानसिक रूप से बीमार था, नशे का आदी था अकील, और पूरी पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी है। हालांकि इस मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल जारी है। एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें पूर्व डीजीपी का नाम भी शामिल है। मोहम्मद मुस्तफा समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। एक एसआईटी का भी गठन किया गया है और पुलिस का ये कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हर एंगल से इस मामले की जांच की जाएगी। अकील के फोन से, उसके सोशल मीडिया से जो कुछ वीडियोस मिले हैं, उसको लेकर भी जो है जांच की जा रही है। अब रिपोर्ट्स आने के बाद ही जो है मौत के असल वजह, मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का भी बयान आया है। उनकी ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। कहा कि आरोपों को लेकर उन्होंने कहा है कि अकील मानसिक रूप से बीमार था, वो नशे का आदी था, उसे नशा करने की आदत थी। पूरी पंजाब पुलिस को भी इसकी जानकारी है। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता शमसुद्दीन चौधरी का बयान आया। कहा कि अगर किसी ने कुछ किया है तो सजा उसे जरूर मिलेगी। मामले में जांच हो रही है, अकील को इंसाफ मिलेगा। पूर्व डीजीपी मुस्तफा का पड़ोसी है शमसुद्दीन चौधरी, तो उसकी ओर से भी बयान दिया गया है और कहा कि अकील को इंसाफ जरूर मिलेगा। मामले की जांच हो रही है। एसआईटी का भी गठन किया गया है, जो कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच कर रही है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा का पड़ोसी है शमसुद्दीन चौधरी, जिसका ये बयान इस मामले को लेकर सामने आया है। उसकी ओर से कहा गया है कि अकील को इंसाफ मिलेगा।
पूर्व डीजीपी मुस्तफा का पड़ोसी बताया जा रहा है शमसुद्दीन। पुलिस की ओर से बयानों के आधार पर भी जो है मामले की जांच की जा रही है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही एसआईटी का भी गठन किया गया है। जो फोन में डाटा बरामद हुआ है, वीडियोज, फोटोज, जो कुछ भी चीजें फोन से बरामद हुई हैं उसको लेकर भी जांच की जा रही है। एसआईटी बकायदा पूरे मामले की एक एक कर गहनता से जांच कर रही है। पुलिस भी मौके पर ही मौजूद है। पुलिस की ओर से भी मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और बयानों के आधार पर भी जो है पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। इस जांच को तेज कर दिया गया है क्योंकि ये मामला बहुत तेजी के साथ तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। अकील को इंसाफ मिलेगा, ये कहना है उनके पड़ोसी का। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं से बहुत तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पूर्व डीजीपी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ता शमसुद्दीन चौधरी का भी बयान आया, कहा कि अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मामले में जांच हो रही है, अकील को इंसाफ मिलेगा। बता दें कि पूर्व डीजीपी मुस्तफा का पड़ोसी है शमसुद्दीन चौधरी, जिसने शिकायत भी इस मामले को लेकर की थी। अब पुलिस मामले को लेकर गहनता से जांच कर रही है। मैं ये कह कि जो भी इसमें अगर कोई भी चीज निकल के आती है तो सरकार, प्रशासन को, सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेके इसकी इंक्वायरी करा लेनी चाहिए। कंप्लेंट में हमने ये कहा कि फेयर इंक्वायरी हो और ये जो कंप्लेंट है हमने कमिश्नर ऑफ पंचकुला हरियाणा को दी है, सीएम हरियाणा को दी है, डीजीपी हरियाणा को दी है और होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम लोगों ने कंप्लेंट की है कि इसके ऊपर फेयर। और अब ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एएसआई सुसाइड केस मामले की। एएसआई सुसाइड केस में एसआईटी गठित की गई है। एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या हुई थी। बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। रोहतक पुलिस ने 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। टीम का नेतृत्व डीएसपी दिलीप कुमार करेंगे। टीम में साइबर सेल इंचार्ज अमित कुमार, सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, एएसआई राजेश कुमार भी शामिल हैं। 14 अक्टूबर को लाडौत गांव में उन्होंने आत्महत्या की थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर भी जांच काफी तेज कर दी गई है। बहुत से सवाल खड़े हुए थे और एएसआई की मौत के पीछे वजह क्या है, उनकी ओर से सुसाइड किया गया है, लेकिन सुसाइड के पीछे क्या कुछ कारण रहे, एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, इसको लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, जो कि सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी मिली है। टीम का नेतृत्व डीएसपी दिलीप कुमार करेंगे। टीम में साइबर सेल इंचार्ज अमित कुमार, सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, एएसआई राजेश कुमार भी शामिल हैं। और 14 अक्टूबर को ही लाडौत गांव में एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की थी। तो वहीं डीजीपी ओपी सिंह की ओर से संदेश दिया गया। हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने संदेश दिया है। पब्लिक डीलिंग को लेकर अधिकारियों को संदेश दिया गया। पब्लिक डीलिंग में घमंड और बदजुबानी ना लाएं। उनकी ओर से कहा गया है कि शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज करें। याद रखें कि पुलिस एक बल और सेवा है। संदेश के लास्ट में डीजीपी ने लिखा है, शेर खुश अखलाकी है वो दौलत जो हर दिल को जीत ले, चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। तो उनकी ओर से सख्त आदेश भी पुलिस कर्मचारियों को दिए गए हैं और कहा गया है कि जो भी शिकायत मिले मुकदमा जरूर दर्ज करें और पब्लिक डीलिंग में घमंड और बदजुबानी ना लेकर आए। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश डीजीपी की ओर से दिए गए। कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह का संदेश है ये। पब्लिक डीलिंग को लेकर अधिकारियों को संदेश दिए, कहा कि पब्लिक डीलिंग में घमंड और बदजुबानी ना लेकर आए। शिकायत मिलने पर मुकदमा जरूर दर्ज करें। याद रखें कि पुलिस एक बल और सेवा है। संदेश के लास्ट में उन्होंने डीजीपी ने एक शेर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि खुश अखलाकी हैं वो दौलत जो हर दिल को जीत ले, चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। तो उनकी ओर से साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो कुछ भी कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तरह के सवाल इससे पहले खड़े हो रहे थे, तो उनकी ओर से सख्त दिशा निर्देश पब्लिक डीलिंग को लेकर अधिकारियों को ये दिए गए हैं कि जो भी शिकायत लेकर पहुंचता है उसकी सुनवाई करें, उसकी शिकायत जरूर दर्ज करें, मामला जरूर दर्ज करें और पब्लिक डीलिंग में घमंड ना लेकर आएं, बदजुबानी ना लेकर आएं। इसको लेकर साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वही दुकानदार को अपने पैसे मांगने भारी पड़ गए। फरीदाबाद से मामला सामने आया, जहां सोया चाप के पैसे मांगने एक दुकानदार को भारी पड़ गए। ओल्ड मार्केट में बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। दुकानदार के पैसे मांगने के बाद उन्होंने तोड़फोड़ की। बदमाशों ने दुकान का सामान तोड़ दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। सोया चाप के पैसे मांगने पर दुकानदार के साथ जमकर युवकों ने मारपीट की है और मारपीट का ये दबंगई का ये वीडियो है जो कि सामने आया है।
है और कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। दुकानदार को पैसे मांगना इतना भारी पड़ गया कि गुस्साए युवकों ने दुकानदार को ही जमकर पीटा। ओल्ड मार्केट का ये मामला है। ओल्ड मार्केट में बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इसकी वीडियो भी सामने आई है। दुकानदार के पैसे मांगने के बाद उन्होंने दुकान पर तोड़फोड़ की है। बदमाशों ने दुकान का सारा सामान तोड़ दिया। दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। सोनीपत के गांव जाजल में 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। शराब के नशे में दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। आपस में लाठी डंडे चले। बता दें कि तेजधार हथियार से भी जो एक दूसरे पर वार किया गया। दोनों पक्षों के करीब 25 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। वारदात की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। गाँव में शांति बनाने के लिए पुलिस तैनात की गई है। 2 लड़के परली तरफ से आए थे बाइक पे। वे कहते हट जाके थे, इकट्ठे ही खड़े थे। हट जाके थे नुका हमला हटते कर लेके करे नुका हट जाओ आपस में तुम होगी उनकी। उसके चोट मार दी, पैर टूट गया। उनने घर फोन कर दिया। वे आते रहे, उनका घर था, वे ईंट पत्थर मार। ये ऐसे झगड़ा हुआ जी हमारा रास्ते के ऊपर कर है जी। और ये दारू पी के आ रहे थे जी 2-3 लड़के और मेरा भाई साइड में खड़ा था। तो दारू के नशे में मोटरसाइकिल संभली नहीं तो मेरे भाई के टक्कर मार दी। तो उसने उठाया तो उसका तीनों सिपट के उसका मार पिटाई कर दी। अच्छा फिर ये हमने छुटाया तो फिर गांव से जी अपने चाचा ताऊ के सब लड़के बुला लिए फ़ोन करके जी इन्होंने। फिर हम इधर उधर जिस वजह से भागा गया भागे जी और घर में घुस के जो बैठे थे ना जी घर में उनके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोयले से लदी हुई मालगाड़ी पटरी से उतर गई। दिल्ली मथुरा रेलवे रूट पर यह हादसा हुआ है। वृंदावन रोड स्टेशन के पास हादसा हुआ। कोयले से लदी हुई एक मालगाड़ी पटरी से ही उतर गई। मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरियों और ओवरहेड उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के कारण रेल यातायात ठप है। रेलवे की टीम मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। तो बता दें कि मरम्मत का कार्य जो है इस समय मौके पर जारी है। हादसे के कारण रेल यातायात को फिलहाल बंद रखा गया है। रेल यातायात ठप है। मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये छटकरा रेलवे स्टेशन है अपना, जो वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन है। उससे आगे दिल्ली साइड में एक ये मालगाड़ी डिरेल होने की सूचना जो प्राप्त हुई, जहाँ आप लोग यहाँ पे हैं। ये 13 जो बोगियाँ हैं इसको डिरेल होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी मदद की जरूरत है वो की जा रही है। कितने डब्बे डिरेल हुए? 13 डिब्बे की बात अभी सामने आ रही है। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये आगरा से दिल्ली साइड में जा रही है। तो रेलवे के अधिकारी मौके पर आ गए। कोई जनहानि तो वैसे हुई नहीं? नहीं, इसमें कोई जनहानि की बात नहीं। नाबालिग की मौत से हड़कंप मच गया। मामला है मुरादाबाद का। नाबालिग की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। गुस्साए परिजनों ने शव को रखकर हंगामा किया। थाने के सामने शव को रखकर खूब हंगामा किया गया, जाम लगाया गया। परिजनों ने गैंगरेप और हत्या की आशंका जताई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। 14 अक्टूबर को घर से नाबालिग गई थी। नाबालिग की महिला दोस्त पर आरोप लगाया गया। जंगल में घायल अवस्था में नाबालिग मिली थी। इलाज के दौरान नाबालिग की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है, एसपी सिटी का ये कहना है। और बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ते खबर फिरोजाबाद से है। मामूली विवाद पर महिला की हत्या कर दी गई। टुंडला के गांव नगला महादेव की घटना है। दबंगों ने पीट कर हत्या की। मामूली विवाद के बाद झगड़ा हुआ था। बीच बचाव करने आई थी महिला। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुस्से में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो पुलिस की ओर से गहनता से मामले की जांच की जा रही है। 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामूली विवाद में महिला की हत्या कर दी गई।
बता दें कि फिरोजाबाद से ये मामला आया है। मामूली विवाद पर महिला की हत्या की गई है। टुंडला के गांव नगला महादेव की घटनाएं, दबंगों ने पीट पीट कर हत्या की। मामूली विवाद के बाद झगड़ा हुआ था और महिला बीच बचाव करने के लिए आई थी। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गुस्से में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी लड़का टीका पे मारा है, मेरे चाचा का लड़का। कौन लड़का मारा है? शिषपाल। हाँ, जो 3 जने पीछे चलेगा थाने FIR लेना है थाने में। हाँ। एक जो लाठी लेके आए, एक पस्सा लेके आए हुए। हाँ, दोनों ने एक तो इतना भी उसमें ना है। क्या नाम है उसका जो घायल हुए हैं? पंकज, बागो नाम मनोज है। और मेरी चाची घायल है, बेगू उतर नहीं दे रही है। उनका नाम श्रीमती है। श्रीमती। और खत्म जो हुई है उनका नाम क्या है? उनका नाम मिथिलेश है, वो घायल है। आगे बढ़ते खबर अंबाला से है। छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ है। डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। खिड़की से घुसने को लोग मजबूर हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की हुई। अंबाला रेलवे स्टेशन पर RPF तैनात की गई है। बता दें कि स्टेशन पर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। तो रेल यात्रियों के लिए ये खबर है। छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ है और डिब्बों में पैर रखने तक की जगह नहीं। हालांकि पुलिस मौके पर ही मौजूद है। पुलिस प्रशासन को तैनात वहां पर किया गया है ताकि कोई स्थिति बिगड़े नहीं।